हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? चलिए, तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई रिपीट, इट इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और इसके राइटर हैं जेम्स हेरियट, जो कि प्रोफेशनल वेटरिनरी सर्जन यानी कि जानवरों के डॉक्टर भी हैं। और इस लेसन में वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जिसमें वह खुद हैं एक रिच लेडी है जिसका नाम है मिसेस पॉम्फ्रे, और मिसेस पॉम्फ्रे का एक छोटा सा प्यारा सा डॉग है जिसका नाम है टर्की। ओके, तो ये तीन कैरेक्टर ही पूरी स्टोरी को बिल्ड करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कहानी के जो नरेटर हैं वो खुद डॉक्टर हेरियट ही है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो स्टोरी की बिगिनिंग में डॉक्टर हेरियट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको दिखती है मिसेस पॉम्फ्रे अपने उसी डॉग के साथ जिसका नाम है ट्रिकी। और डॉक्टर कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को देखकर सच में काफी चिंतित था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था। वो किसी मांस के लोथड़े के जैसा लग रहा था। उसकी आंखें ब्लड की तरह रेड हो गई थी और जिनसे पानी टपक रहा था, और निश्चित रूप से उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी थी और उसकी जो टांग थी वो उसकी जॉस के नीचे लटक रही थी। मिसेस पॉम्फ्रे आगे आकर एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं कि मिस्टर हेरियट ये एनर्जी लेस फील कर रहा है और मुझे लगता है कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया। दैट्स व्हाई I've been giving him some little extras between meals। देख लीजिए, खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ खाने को दिया जा रहा है उसको, जैसे कि माल्ट होता है, ये कॉड लिवर ऑयल होता है, या फिर सोते टाइम उसको एक कटोरे में भरकर हॉर्लिक्स दिया जाता है। और कुछ ज्यादा मैं नहीं दे रही हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो टर्की की प्रॉब्लम है वो मोटापा है। और मोटापा भी किस वजह से? क्योंकि इसकी जो मालकिन है मिसेस पॉम्फ्रे, उनका जो एक्सेसिव लव है, ओवर पैम्पर करती है उसको, वही उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपने मीठा बंद किया इसका, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो मिसेस पॉम्फ्रे फिर से वही कहती हैं कि ये जो तुर्की है ये क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझे ये बहुत ज्यादा कमजोर भी लग रहा था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे इसको मीठा देना पड़ा। अब मेरी नजर उस छोटे से कुत्ते यानी टर्की पर पड़ती है। टर्की की इकलौती गलती जो थी वो थी उसका लालच। यस, ही वॉज वेरी ग्रीडी। वह कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी उसको खाने के लिए मिल जाए वो हमेशा खा लेता था। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं? तो मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि जी हाँ, देख रहे हैं ना आप कि मेरे साथ वॉक कर रहा है। बस अभी मेरा जो माली है जिसका नाम हॉजकिन है, उसकी कमर में थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से वो रिंग थ्रोइंग गेम इसको नहीं करा पा रहा है। आप जानते होंगे रिंग थ्रोइंग गेम क्या होता है? डॉग्स का एक गेम होता है जहां पे एक रिंग होती है जिसको फेंका जाता है और डॉग्स उसको उठाकर लाते हैं। तो ये उनके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। इसके बाद डॉक्टर हेरियट ने काफी ज्यादा सिवियर साउंड करने की कोशिश करी। वो काफी ज्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने कहा कि अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर इस बार आपने इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई और इसके फूड को कट डाउन नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। आपको इस बार अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा और इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। इस बात को सुनकर मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ रगड़ने लगी और उन्होंने कहा मिस्टर हेरियट से कि मैं निश्चित रूप से इस बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहूंगी, और सिर झुकाकर आगे जाने लगी। और मिस्टर हेरियट को यह लग रहा कि शायद इस बार मिसेस पम्फ्रे काफी डिटरमाइंड हैं अपने इस नए नियम को लागू करने के लिए। मिस्टर हेरियट उनको जाते हुए देखते रहे और साथ में ट्रिकी को भी देख रहे थे, जो कि लड़खड़ाता हुआ चल रहा था अपने छोटे से कोट के साथ। जी हाँ, कोट। तो उसके पास कोट्स की पूरी एक वार्डरोब है। कोल्ड वेदर का अलग है और रेनी सीजन का अलग है। वो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा था और झुककर चल रहा था क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और मैं सोच रहा था कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और मुझे मिसेस पॉम्फ्रे की तरफ से कोई ना कोई कॉल आएगी। और वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो आ गया। मिसेस पॉम्फ्रे इस बार काफी ज्यादा वॉरिड थी क्योंकि वो कह रही थी कि टर्की कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेस को भी देखकर वॉमिट कर रहा है और लेट कर हाफने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मिस्टर हेरियट कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स ऑलरेडी बना लिए थे। अब उसको बचाने का, या कह सकते हैं कि टर्की को सेव करने का सिर्फ एक ही तरीका था और मैंने वही उनको बताया कि नियरली 15 डेज के लिए आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और मेरे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर पुअर लेडी यानी कि मिसेस पम्फ्रे नियरली बेहोश होते होते बची। वो क्योंकि इस बात को लेकर श्योर थी कि अगर इसने मुझे नहीं देखा, एक दिन नहीं देखा, तो ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट इस बार मिस्टर हेरियट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने कहा कि अगर आपको इसको बचाना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा और बिना किसी डिले के। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मिसेस पम्फ्रे का मूड चेंज ना हो जाए, मैंने उसको छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया और मैं उसको लेकर अपने कार की ओर चल दिया। और पीछे से मिसेस पम्फ्रे के रोने की आवाज मेरे तक पहुंच रही थी और जो पूरा उनका स्टाफ था, जो नौकर थे, जी हाँ, मिसेस पम्फ्रे ने
टर्की के लिए स्पेशल नौकर रखे हुए थे। तो वहां पर भाई साहब भाग दौड़ मच गई, उथल पुथल मच गई पूरे घर में, और टर्की का जो सामान था वो लाने के लिए सभी लोग दौड़ लगाने लगे। उसका दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, सब कुछ भाई साहब आ रहा है। बताइए साहब, दिन का कटोरा अलग है, रात का अलग है, दोपहर का अलग है। गजब है भैया। और मैं समझ चुका था कि पूरा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पॉम्फ्रे ने पूरा हाथ भर के एक कोट्स का पूरा एक ढेर मेरी गाड़ी के पिछले वाली खिड़की से अंदर फेंक दिया। और मैं जब टर्न कर रहा था कॉर्नर से, तो मैंने देखा दैट एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। जी हाँ भाई साहब, सब लोग रो रहे थे। जब मैं सड़क पर निकलकर आ गया तो मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल की तरफ देखा जो कि मेरी सीट के साइड पर बैठा हुआ था। मैंने उसके हेड को पैट किया। अब उसने थोड़ा सा कोशिश करके अपनी पूंछ हिलाई और मैंने उससे कहा, पुअर ओल्ड लैड, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मतलब डॉक्टर ने उससे कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो वहां के हाउस होल्ड डॉग्स ने टर्की को घेर लिया चारों तरफ से। जब मैंने टर्की को वहीं के कारपेट पर रख दिया तो सारे डॉग्स ने आकर उसको सूंघना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अरे भाई, ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करके वहां से चले गए। मैंने वहीं पर एक बॉक्स में एक बेड प्रिपेयर किया और उसमें टर्की को लिटा दिया, सारे कुत्तों के साथ में ही। 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 2 दिन तक मैंने उसको कोई भी खाना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी। दूसरे दिन के बाद मैंने देखा कि उसने अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन मैंने सुना कि उसकी तरफ से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई थी, और मुझे लगा कि निश्चित रूप से अब ये धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो टर्की लड़खड़ाते हुए बाहर आया, जहां पर उसको घेर लिया जो ने, जो कि ग्रेहाउंड था, और साथ में उसके दूसरे फ्रेंड्स भी, यानी दूसरे डॉग्स भी थे। उसके बाद थोड़ी देर सारे कुत्तों ने उसको इंस्पेक्ट किया, और डॉग्स जो थे वो गार्डन में चले गए। टर्की ने भी लुढ़कते हुए उनको फॉलो किया। अब लुढ़कते हुए का मतलब यहाँ पर क्या है? चलते हुए। लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि चल नहीं रहा था बल्कि लुढ़क रहा था। बाद में उसी दिन जब खाना चल रहा था, मेरा जो पार्टनर है जिसका नाम है ट्रिस्टन, उसने खाने को बोल्स में डाला। सारे कुत्तों में एक हाई स्पीड ईटिंग कंपटीशन चलता था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो किसी से पीछे रह गए तो बाद में उनको अपने पार्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा दूसरे डॉग्स के साथ। जब सारे कुत्तों ने खाना फिनिश कर दिया तो टर्की ने एक कैजुअल वॉक ली वहां पे, मतलब थोड़ा सा चल के देखा उसने चमकते हुए कटोरों को, और 1-2 कटोरों में थोड़ा सा लिक किया, यानी चाट कर देखा। अगले दिन से एक स्पेशल कटोरा उसके लिए भी लगाया गया, और मैं ये देखकर खुश था कि वो खुद ही अपने कटोरे के पास चलकर गया और इसको खाया भी। उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी तेज हो गई थी। कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं, ना ही किसी प्रकार की दवा, ना ही किसी प्रकार की सर्जरी, ओनली एक्सरसाइज एंड देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का मतलब होता है जब कुत्ते आपस में एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, लुढ़कते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं, गिराते हैं, तो वही होता है स्क्रीमेज। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली फाइट। यहाँ पर वो सीख चुका था ये सारे काम करना, और इस प्रकार से वो इस गैंग का, यानी कि उन डॉग्स की गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर भी बन चुका था। यहाँ पर वो पूरी मस्ती करता था, और यहाँ तक कि रात में हैन हाउस में जाकर रेट्स को हंट करना भी सीख चुका था। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा टाइम उसकी लाइफ में इससे पहले कभी भी नहीं आया था। मिसेस पॉम्फ्रे की बात करना तो हम भूल ही गए। यहाँ पर मिसेस पॉम्फ्रे एक दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी मिस्टर हेरियट को, ये जानने के लिए कि हाउ इज माय टर्की, क्या उसके क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली यूज करे जा रहे हैं, टर्न किए जा रहे हैं, क्या मौसम के हिसाब से वो करेक्ट कोट पहन रहा है। लेकिन मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि आपका डॉग आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरे से बाहर है, और अब बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेस भी कर रहा है। मैंने उनसे कहा ही इज कन्वेलसिंग रैपिडली। जब मिसेस पॉम्फ्रे ने ये वर्ड सुना कन्वेलसिंग, तो उसके बाद तो उन्होंने टर्की के लिए एक्स्ट्रा खाना भेजना शुरू कर दिया। और एक्स्ट्रा में क्या क्या था? 2 डजन एग्स एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर 2 दर्जन अंडे भेजे जाते थे टर्की की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद वाइन की बोतल्स आना शुरू हो गई। वो किस लिए? ताकि टर्की के ब्लड को एनरिच किया जा सके। और इस प्रकार से हम लोगों की पार्टी शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, मैं टर्की को तो कुछ भी देने वाला नहीं था, लेकिन मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेना शुरू कर दिया, और जो बॉटल्स ऑफ वाइन आती थी वो भी मैंने अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेरेमनी के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। लंच के साथ, लंच के पहले, लंच के बाद मेरा जो लंच था दैट हैड बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन फॉर मी। और लास्ट में ब्रांडी भी आना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से हम पूरा दिन बेहतरीन गुजार रहे थे। एक्स्ट्रा एक्स के साथ मॉर्निंग शुरू होती थी, और दिन में वाइन होती थी, और रात में हम लोग आग के पास बैठकर ब्रांडी से फिनिश करते थे। और जब मेरी लाइफ इतनी ज्यादा लग्जरियस चल रही थी, तो एक तरफ तो मेरा मन ये भी करना था कि क्यों ना टर्की को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लूं। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्रे की हालत क्या है। वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी अपने कुत्ते से दूर होकर। तो मैंने
अल्टीमेटली उनको कॉल किया और उनसे कहा कि आपका जो छोटा-सा प्यारा-सा कुत्ता है, वो अब पूरी तरह से रिकवर कर चुका है और कलेक्शन का वेट कर रहा है। मीटू से आप उसको ले जा सकती हैं और अब वो बिल्कुल सही है। इतना सुनने के बाद कुछ ही मिनट लगे और 30 फीट लंबी चमकती हुई काली गाड़ी मेरे हॉस्पिटल के बाहर खड़ी दिखी मुझे। जो शॉफर था उसने दरवाजा खोला और मैं देख सकता था कि मिसेस पॉम्फ्रे वहां पर बैठी हुई थी। उनके हाथ काफी ज्यादा टाइटली बंधे हुए थे और उनके लिप्स कांप रहे थे। यहाँ पर ये प्रूव होता है कि वो अपने डॉग से कितना ज्यादा प्यार करती हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? क्या वो सच में सही हो गया है? और मैंने कहा यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और इसको अभी लेकर आता हूँ। मैं गार्डन से उसको लेने के लिए गया, जहां पर मैंने देखा कि वो ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ गोल्डन फिगर के रूप में वहीं पर खेल रहा था गार्डन में। अब यहाँ पर ट्रिकी कोई मोटा जानवर नहीं था, वो एक हार्ड मसल्ड और फ्लेक्सिबल एनिमल में कन्वर्ट हो गया था और सारे कुत्तों के साथ एकदम से घुल मिल गया था। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इतना ब्यूटीफुल टाइम ट्रिकी की लाइफ में इससे पहले कभी आया नहीं था जितना कि उसको इन कुत्तों के साथ मिला था। मैंने उसको उठाया और सीधा मिसेस पॉम्फ्रे की कार के पास ले गया। जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाजा होल्ड किए था। टर्की ने भाई साहब जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, उसने मेरे हाथों से जंप लगा दी, एक ट्रमेंडस लीप ली और सीधा मिसेस पॉम्फ्रे की गोद में जाके गिरा और मिसेस पॉम्फ्रे के मुंह से निकला ओ टर्की। और उसके बाद तो भैया टर्की का प्यार शुरू हो गया। उसने मिसेस पॉम्फ्रे को चाटना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो 15 दिनों के बाद उसको मिली थी। यहाँ पर वो भी अपना प्यार शो कर रहा। मिसेस पॉम्फ्रे वाज रियली ओवरजॉयड विद लव। मिसेस पॉम्फ्रे और ट्रिकी का प्यार चल रहा था। मैंने उस दौरान शॉफर की हेल्प से, मतलब कि ड्राइवर की हेल्प से, उसके बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स और बोल्स, जिनमें से मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, सभी लाकर मैंने कार में रखवा दिया। मिसेस पॉम्फ्रे खिड़की से बाहर झांकती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लिप्स कांप रहे थे, रैम्बल कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ओ मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं? दिस इज रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये निश्चित रूप से एक सर्जरी की जीत है। यहीं पर लेसन फिनिश होता है। आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।